विकेट के ऊपर ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को लग रहा था कि वो न्यूजीलैंड को 200 पे आउट करेंगे, या हमारे थिंक टैंक को ये लग रहा था कि अगर हमने पहले बैटिंग कर ली तो हम शायद कहीं 200 पे ना आउट हो जाएं। किसकी नजर लग गई? अरे भाई, किसकी नजर लग गई? एक वक्त था कि पाकिस्तान के पास 140 प्लस क्लिक करने वाले सबसे ज्यादा बॉलर थे। 15 से 20 बॉलर इंटरनेशनल जो खेल रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में मिला के थे। परफॉर्मेंस रही चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भी सबके सामने है कि पाकिस्तान 5 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया और अब न्यूजीलैंड का दौरा। तो कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम जो है, क्रिकेट टीम, उसकी कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। मुझे तो इस बात की भी अब तक समझ नहीं आई है कि ये सीरीज का तीसरा वनडे मैच है और तीनों में हम टॉस जीते हैं। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की टीम 3-0 से न्यूजीलैंड की सी टीम से ओडीआई सीरीज हार चुकी है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि तीनों मैचेस में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीती लेकिन मैच एक भी नहीं जीत पाई। जिस तरह से तीसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान को 42 ओवर में 265 रन का टारगेट दिया गया था, जिस लक्ष्य का पाकिस्तान की टीम पीछा नहीं कर पाई। पाकिस्तानियों का कहना है कि एक तरफ जब पाकिस्तान का किंग बाबर आजम सिर्फ अपने रन करता है, उसके बाद वो आउट होकर के चला जाता है। तीनों में, और माशाल्लाह तीनों वनडे मैचेस में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और कप्तान, यही दो लोग जिम्मेदार है ना। इन्होंने क्या फैसला किया? इन्होंने तीनों वनडे मैचेस के अंदर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले मैच में 344 रन खाए, दूसरे मैच में 292 रन खाए, और आज माशाल्लाह 200 तो 64 रन खा लिए हैं, वो भी 42 ओवर्स के दौरान। 50 ओवर का टारगेट है जो कि हमने 42 ओवर में खा लिया है। मुझे कोई सिर्फ ये समझा दे प्लीज़, मैं समझना चाह रहा हूँ, शायद हमें इतनी समझ नहीं है और हम जो है ना वो हम शायद बिलावजह तनकीद करते हैं, या हमें आदत है तनकीद करने की, बोलने की, रोना धोना डालने की, हमें शायद आदत होगी। पता नहीं हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है हमारा। सो मुझे इतना सिर्फ बता दे कोई कि पहले वनडे मैच में भी आपने टॉस जीत के पहले आपने बॉलिंग की। आप मैच तो नहीं जीते हो, टॉस ही जीत रहे हो बस अब तक न्यूजीलैंड में आके। दूसरा वनडे मैच हुआ, दूसरे वनडे मैच में भी हमने टॉस जीता, मैच नहीं हमसे जीता गया। और आज तीसरा वनडे मैच है, माशाल्लाह इसमें भी हमने टॉस जीता है। मुबारकबाद हो हमें कि हम टॉस जीत रहे हैं। मतलब न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान जो 3 वनडे मैचेस खेलने आया हुआ है, टॉस जीत रहे हैं। और मैं ये समझने से कासिर हूँ, बिलीव कीजिए, कि इसके पीछे क्या स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है। खुदा के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई बड़ा है, कभी फ़हीम अशरफ को, कभी अब्दुल समद को, कभी मोहम्मद यूसुफ को, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कोई बड़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। मैं ये साइंस समझना चाह रहा हूँ, बिलीव करें कि ये क्या इसके पीछे मंतक है कि टॉस जीत के आप बैल मुझे मार वाला हिसाब किताब करते हैं। एक मैच खेला है तो उसको मार पड़ गई, उसको निकाल दो। लेकिन नसीम शाह ने आज अच्छी बॉलिंग की है, कम से कम उसने 30-32 डॉट बॉल किए हैं। 8 ओवर के अपने कोटे के अंदर 30-32 डॉट बॉल करवाना ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उसने 8 ओवर किए हैं तो कम से कम उसने 5 ओवर तो उसने खेलने ही नहीं दिए। ये एक बड़ी एबिलिटी होती है। ठीक है, उसको बाउंड्रीज पड़ गई हैं, लेकिन ये कि उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। और मेरा ये भी ख्याल है कि सुफियान मुकीम ने भी बॉलिंग अच्छी की है। आकिफ जावेद 4 विकेटें ले गया, आखिरी नसीम शाह ने कैच पकड़ लिया। जो कि 140 या 140 प्लस का बॉल करते थे, दुनिया में किसी के पास नहीं थे। लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर गलत ऑपरेशन, इंजरीज के बाद टेक केयर ना करना और कहीं उनकी ख्याल ना करना, या बिल्कुल फोकस से हटा देने की वजह से ये बॉलर कहीं बिखर गए, कोई इंजर्ड होकर बाहर हो गया, कोई कहां चला गया। लेकिन इस बीच में सवाल, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान से ज्यादा कोई फास्ट बॉलिंग टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जनरेट करता है कोई मुल्क? अगर करता है तो उसका नाम बताइए, आगे बढ़ते हैं। सो पाकिस्तान को अल्लाह ने फास्ट बॉलिंग एक ऐसी नेमत दी है कि जिसका सबसे ज्यादा ज़या पाकिस्तान ने किया है। मैं अगर आपको 140 प्लस या 145 या 150 तक जाने वाले बीच में, इस रेंज के बीच वाले बॉलर, या कुछ तो 150 प्लस भी जाते हैं, उसमें बात करें तो आपके हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अब पेस कम होने की बात नहीं कर रहा, जब थे तब की बात कर रहा हूं, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान, नसीम शाह,
जिशान जमीर, अरशद इकबाल, मोहम्मद इमरान, वसीम जूनियर, शाहनवाज दहानी, सिराजुद्दीन, और अभी तो इसके अलावा बहुत नाम है जो भी फौरन से मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं। काफी तेज बॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद है। अच्छा, अभी भी मैं आपको आंखें बंद करके कह सकता हूं, अभी भी पाकिस्तान के पास 20 140 या 140 प्लस वाले बॉलर जो आना कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास हर साल 2-3 कितने डोमेस्टिक में अभी लोगों को स्पीड करनी होती तो पता नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि मसला ये है कि कोचिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो इन प्लेयर को उतना स्किलफुल बना सके। पेस तो आ जाती है, पेस इज नॉट एन इशू इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, सिस्टम नहीं है हम जिसकी बात करते हैं। और जो इन सारे सालों में आप देखें एक एक करके अपने फास्ट बॉलर्स को तबाह किया है। इस बार बेसिकली हमने इस रास्ते को पाकिस्तान को डिजास्टर के रास्ते पे तो लगा दिया, और इसमें मेरा ख्याल है कि जब इतना बड़ा डिजास्टर आया आपकी स्पोर्ट्स में, आपकी क्रिकेट में, तो ये कोई पुरानी तर्ज नहीं थी कि जब आपकी स्क्वाश डिक्लाइन का शिकार हो रही थी, हॉकी, आपकी कबड्डी, आपकी ओलंपिक एसोसिएशन तबाह बर्बादी का शिकार थी, तो उसमें कोई मीडिया इन्वॉल्व नहीं था, कोई सोशल मीडिया इन्वॉल्व नहीं था, या उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व नहीं थे। मगर इस दफा जो ये हम डिजास्टर हमारी क्रिकेट का हो रहा है, तो इसमें ये जितने भी स्टेक होल्डर है स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई भी अपने आप को कह सकता है कि मैं इसमें शामिल नहीं था। इसमें जितने जो चेयरमैन आते रहे, साबका और मौजूदा चेयरमैन, वो उनका कसूर है। हमारे जो सियासतदान पॉलिटिशियन जो उनको ओबलाइज करते रहे, उनका कसूर है। जो हमारे लेजेंड क्रिकेट के रहे हैं, साबका लेजेंड्स, उनकी अपनी अपनी रेस थी, अपने अपने मफादात थे, अपनी अपनी दौड़ थी। वो फिर जो आपका पूरा सिस्टम है आपके सामने डिजास्टर का शिकार हुआ। फिर हमारा जो मीडिया है उससे जिस तरीके से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा उसने बना चढ़ा के पेश किया, लेजेंड्स, क्योंकि इनको ये काम करना चाहिए, इनको डायरेक्टर लगा दें, इनको कोच लगा दें, इनको फलानी जगह पे रख दें, वो भी इसमें पार्ट एंड पार्सल रहे। फिर जो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, वो भी अपनी अपनी एक राग लाते रहे। और ये असल में होता है क्या है कि जब आपके क्रिकेट की नॉलेज ना हो, जब आपके हर में अफेयर्स पर ऐसे लोग बैठे हों जिनके पास 25 या 30 साल का कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो वो फिर इन चीजों पर चले जाते हैं। वो फिर वही जो जिस चीज से जगह से प्रेशर उन पर बिल्ड होना शुरू होता है, तो वो अंधाधुंध बगैर देखे समझे वो उस तरह के फैसले करना शुरू हो जाते हैं कि जो कि मजीद डिजास्टर का बायस बनते हैं। और वही एग्जैक्टली पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ। और इसमें आप देखें कि आप जो अमेरिका में आप इवन के हम कुछ और सोच रहे होते हैं, जो हमारे जो कम क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमने क्रिकेट खेली है 25-30 साल, मगर अभी मुझे समझ आ रही है कि जो हम सोच रहे होते हैं उससे डिफरेंट और अपोजिट चीजें हो रही होती हैं। आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि ये देखें कि आप जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, एक मोस्ट क्रूशियल इवेंट था पाकिस्तान के लिए, और पूरी दुनिया की नजरें थी कि अगर पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता। मगर हमारे प्लेयर डटाई की तस्वीर बने हुए थे, उनके माइंड में किसने डाला कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन करेंगे हम, तो फिर हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे, अगर हमें इतने पैसे नहीं देंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने देंगे। तो इतनी इनको किस बंदे ने आजादी दे दी थी कि इन्होंने जो उनके पर्सनल बेनिफिट थे उनको पाकिस्तान के बेनिफिट की ऊपर रख के इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और फिर अफरीन उस क्रिकेट बोर्ड पे और उसकी हेड थे कि उसने फिर एक ऐसे बंदे को उसमें इन्वॉल्व किया जो खुद दूसरी कंपनी में वो पार्टनर था, और वो उस कंपनी को चला रहा था, फायर कॉर्पोरेशन को। उसको चीफ सेलेक्टर बनाया, उसने डील करवाई कि ठीक है मैं इनसे बात करता हूँ, और फिर आपने पार्टिसिपेट करवाई, प्लेयर्स को पैसा देके उस वर्ल्ड कप में। तो इससे तो अब्दुल कथा कलामी होती है। इससे तो यही जाहिर हुआ कि प्लेस पावर जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है। इकबाल भाई, प्लेयर पावर भी मैं अभी इसका सीक्वेंस में आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा हमारे साथ असल में। अब उन्होंने डबल एजेंट का रोल तय किया और वहां पे पाकिस्तान की टीम भिजवाई, और फिर वापस आके उसी जो जिसने टीम वहां पे भिजवाई थी उसको सैक कर दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, और उनको दोबारा एक बड़ा इनाम दे दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। उसके बाद अभी जो दूसरा एजेंट पकड़ा गया, मुगीस अहमद शेख, जो आईसी है आपकी, जो प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर की एजेंसी है, जिसको अभी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जिसको बैन कर दिया, एंटी करप्शन यूनिट में 4 चार्जेस चल रहे हैं। आपने 80% प्लेयर्स आपने उसको दिए हुए थे कि, और उसके बाद ऑफिशियल भी उसको दिए हुए थे कि आप मनमानी करें, जिसको मर्जी सिलेक्ट करवाएं टीम में, जिस ऑफिशियल को मर्जी साथ रखवाएं। तो हम तो कुछ और सोच रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ और। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम तीनों ओडीआई मैचेस में हारी है, उस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज है, और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहले तो
T20 सीरीज आसानी से गंवाई, उसके बाद अब ओडीआई सीरीज भी न्यूजीलैंड की एक छोटी सी टीम के सामने गंवा दी है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस लगातार चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक वही है। पाकिस्तान की टीम अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह से पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़ी-बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, उस पर पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा दर्द छलक रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान का थिंक टैंक इतना ज़्यादा खराब है कि वो टॉस जीतकर भी पहले फील्डिंग करने का फैसला करता है, क्योंकि उनको अपनी बल्लेबाजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और न्यूजीलैंड की एक छोटी सी टीम से पाकिस्तान 3-0 से भी ओडीआई सीरीज हार जाता है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त पूरी तरीक़ा से फारिग हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अब छोटी-छोटी टीमों को भी नहीं हरा सकती। पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ़ युगांडा और ज़िम्बाब्वे और नेपाल जैसी टीमों के साथ हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं पाकिस्तान के साथ। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।